हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे, जहां मैं पंकज सर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे उन चैप्टर को लेकर के जो आपके जहन में काफी अच्छे तरीके से प्रवेश करती हुई चली जाएगी। और बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड आ रहा था कि सर पोएट्री सेक्शन को भी स्टार्ट किया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, पोएट्री सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं और उस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मिस्टर जॉन डन। यानी जॉन डन के बारे में भी आज अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। और इतना ही नहीं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो पोएट्री सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर है उसको भी अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा मेरे भाई। सर इस पूरे के पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे जाना उचित समझेंगे। और पिछले क्लासेस में पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था जिन चैप्टर को लेकर के, आपको याद होगा उन चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से महात्मा गांधी के बारे में जाना। इसके बाद हम लोगों ने सिविलाइजेशन के बारे में जाना, इसके बाद हम लोगों ने कल्चर के बारे में जाना और लास्ट में हम लोग इस बात का कंक्लूजन निकाले कि सर कहाँ का सिविलाइजेशन सबसे अच्छा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर मैंने आपके सामने डिस्कशन किया था मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम है भारत इज माय होम। ये जो भारत इज माय होम चैप्टर था वो बेसिकली अपने आप में एक स्पीच था जिसको डिलीवर करने का काम जिस इंसान ने किया उस इंसान का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में मैंने पर्दाफाश किया था, एक एक चीज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था उनके बारे में। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब काम के दो पहलू को देखते थे, इंडिविजुअल और सोशल। मतलब कुल मिलाकर के आपको ये सारी चीजें याद हो गई होगी। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिन चैप्टर को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, उन चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा सर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है इसको हम लोग स्टडी करेंगे मेरे प्यारे साथियों। पहला पॉइंट इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के, यानी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हिंदी में इन चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करने वाला हूं, डिस्कशन करने वाला हूं। जो तीसरा पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मामला, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके और हमारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे देखने को मिलते हैं बच्चों। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मामला क्लियर है? तो इन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे। परेशान होने की, हताश होने की और निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके जहन में आएगा कि सर जो आपके सामने चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको लिखने का काम किसने किया? इसको लिखने का काम जो इंसान किए थे मेरे दोस्तों, उस इंसान का नाम था मिस्टर जॉन डन। आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर जॉन डन साहब का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इनका जन्म हुआ था 1572 के अंदर। आपके जहन में एक और क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी इनका डेथ कब हुआ था? तो याद रखना इनका डेथ हुआ था 1631 के अंदर। आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हैं महात्मा गांधी के लेकर के, तो महात्मा गांधी साहब इंडिया से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। आप बात कर रहे थे भारत इज माय होम चैप्टर को लिखने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में, तो वो भी इंडिया से बिलोंग कर रहे थे। गुरुजी एक बात बताइए ना, सर जॉन डन साहब कहां से बिलोंग कर रहे थे? तो हमेशा के लिए दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना कि जॉन डन साहब इंग्लैंड से बिलोंग कर रहे थे मेरे भाई। और इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है लंदन, वो वहीं से बिलोंग कर रहे थे। क्लियर है? अगला, ही इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। इनको बेसिकली मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। ये मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं, या फिर ये एक लव पोएट के रूप में जाने जाते हैं, प्यार वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं मेरे भाई। सर ये जो आपके सामने जॉन डन साहब दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। किस फैमिली से मेरे प्यारे साथियों? तो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ना जाने कई बार पूछ चुका है। मामला क्लियर है? इस पूरे के पूरे स्लाइड के ऊपर मैंने किन किन चीजों के बारे में डिस्कशन किया। सबसे पहला, सर कवि का नाम क्या है? आप बोलोगे जॉन डन। जॉन डन साहब का जन्म कब हुआ था? 1572 को। डेथ कब हुआ था? 1631 को। कहां से बिलोंग कर रहे थे? लंदन से। लंदन है कहां? इंग्लैंड के अंदर। किस पोएट के रूप में जाने जाते हैं? मेटाफिजिकल पोएट या फिर लव पोएट। सर किस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे? रोमन कैथोलिक फैमिली। मेरे भाई आपको तो हर चीज याद होता हुआ जा रहा है, बोलो हाँ। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, आगे हम लोग बात करते हैं। जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री
बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ओहो, जॉर्डन साहब को फोर्सफुली, जॉर्डन साहब को जबरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जॉर्डन साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय पे ना रोमन कैथोलिक फैमिली के अगेंस्ट में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जब रोमन कैथोलिक फैमिली के अगेंस्ट में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था तो लोग रोमन कैथोलिक फैमिली से घृणा करना स्टार्ट कर दिए थे, उसको अपने से दूर रखना स्टार्ट कर दिए थे। इसी सिलसिले में मामला यह हुआ मेरे भाई कि सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने जॉर्डन को मार करके पीट करके बिना डिग्री के ही कॉलेज से यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिए, जो कि बहुत दुख का विषय है। खैर ये तो अलग सी बात है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी कोई कम इंसान नहीं था। ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। इन्होंने लॉ का स्टडी किया। लॉ का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कानून का स्टडी किया, और थियोलॉजी का मतलब होता है द वर्ड विच इज रिलेटेड टू गॉड, एक ऐसे शब्द जो भगवान से संबंधित हो। इन्होंने लॉ के बारे में स्टडी किया और इसके साथ साथ इन्होंने थियोलॉजी के बारे में स्टडी किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? आगे देखिए सर, जब बात आती है उनके वाइफ को लेकर के, तो उनके वाइफ का क्या नाम था, तो हमेशा के लिए दिल और दिमाग में डाल लेना, उनके वाइफ का नाम था एने मूर। क्या नाम था दोस्तों? एने मूर। मामला क्लियर है? आगे सुनिए, सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस। सर ये जो एने मूर थी ना, एक बात आपको बताते हैं, जॉर्डन साहब भी बड़ा चालाक इंसान थे। जॉर्डन साहब, एक बार की बात है, जॉर्डन साहब को ना उसके अंगरक्षक की भतीजी से प्यार हो गया, उस पर दिल आ गया और ये सोच लिया कि नहीं इससे हम शादी करवे करेंगे चाहे कुछ हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये चुपके से उससे ब्याह रचा लिए, चुपके से इससे शादी कर लिए, और मामला यह हुआ कि इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन क्या हुआ पता है? एट द एज ऑफ 42, 42 साल के एज में, 42 साल के एज में 1615 में इन्होंने एंग्लिकन चर्च के अंदर, किस चर्च के अंदर मेरे भाई? एंग्लिकन चर्च के अंदर ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिया, और वहां के एक बहुत बड़े पादरी, बहुत बड़े पुजारी उभर करके निकले मेरे भाई, बहुत बड़े पुजारी। यार देखो, पहले गलत कर लिए, इसके बाद वो पुजारी बन गए, ताकि हे भगवान जो भी गलती हुई ना हमको क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा प्रभु, माफ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं फेमस वर्ड्स को लेकर के, प्रसिद्ध रचना को लेकर के, तो 3 फेमस वर्ड्स याद रखिएगा। सबसे पहला सा, दूसरा सो, तीसरा से। अब बात आती है कि सर ये सासो से का मामला क्या है? सासो से का मतलब क्या है सर? तो याद रखना मेरे भाई, इस सा का मतलब होता है सटाइर्स एंड एलिगीज, इस सो का मतलब होता है दोस्तों सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, इस से का मतलब होता है सरमन्स। एक बार फिर से सुनो, सा सटाइर्स एंड एलिगीज, सो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, से सरमन्स। ये तीनों पॉइंट अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर है मेरे प्यारे साथियों तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इन पॉइंट्स को भी जानना हम लोग ज्यादा उचित समझते हैं मेरे दोस्तों। बात आती है सर, एक तरफ मैंने लिखा ओल्ड इंग्लिश, एक तरफ मैंने लिखा मॉडर्न इंग्लिश, यानी एक तरफ कुछ वर्ड्स है जो ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड है, और एक तरफ इसी का मॉडर्न वर्जन आपके सामने में पेश कर रहा हूं। जैसे THEE दी, THY दाई, THOU दो, THINE दाइन, ये सारा का सारा जो वर्ड है मेरे भाई, ये ओल्ड इंग्लिश से बिलोंग करता था। मामला क्लियर है? और इसी का मीनिंग मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों? यू होता है। यू का मतलब होता है तुम, ये बातें आपको ऑलरेडी पता है। क्लियर है? ओल्ड इंग्लिश के अंदर इस हैज को हैथ बोला जाता था, यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर हैथ का मॉडर्न वर्जन क्या है? तो आप बोलोगे सर हैज है। सर DY डाई, डाई मतलब ओल्ड इंग्लिश में होता था मर जाना, और इसी स्पेलिंग को चेंज कर दिया और बन गया DIE डाई। सर SUNN सन, जो कि ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, और SUN सन जो कि मॉडर्न इंग्लिश का वर्ड है। सर GOE गो, गो मतलब जाना, और मॉडर्न इंग्लिश में बोलते हैं GO गो, गो मतलब जाना। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। मैं ये बातें क्यों बताया हूं पता है मेरे भाई? मैंने इसलिए आपके सामने ये बातें बताई क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपसे पूछ दिया जाता है, अरे भैया रे THY दाई का मतलब क्या होता है मॉडर्न इंग्लिश में? ऑप्शन में रहेगा मेरे भाई सी, दे, इट, यू, तो आपका जवाब होगा यू। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बात करते हैं अबाउट पोएम, यानी इस कविता को लेकर के। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर इस कविता का नाम क्या है, पोएम का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे सबसे प्यारे महबूब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। अब बात आती है कि सर इसका टाइप कैसा है? तो याद करो मेरे प्यारे साथियों, जब हम लोग आज से बहुत साल पहले डिस्कस किए थे, हजारों साल पहले मैंने आपको बताया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के। किसको लेकर के मेरे प्यारे बच्चों? तो मैंने डिस्कशन किया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के। उस केस में मैंने आपके सामने ये बताया कि सर ये इसका जो टाइप है ना, वो बेसिकली अपने आप में ऐसे था।
क्या था मेरे भाई, ऐसे। मैंने आपके सामने डिस्कशन किया था मेरे प्यारे साथियों भारत इज माय होम चैप्टर को लेकर के, अगर आपको याद होगा तो, और मैंने उस केस में भी आपको इसके बारे में बताया कि सर ये क्या है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में एक स्पीच है, ये अपने आप में एक भाषण है। इन द सेम वे जब हम लोग बात करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लेकर के, तो ये अपने आप में एक मेटाफिजिकल पोएम है, या फिर इनको लव पोएम भी कहा जाता है। क्लियर है सर। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर के 5 स्टैंजा है गुरुजी। कितने स्टैंजा है, 5 स्टैंजा है। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर हाय दैया ये स्टैंजा क्या होता है, तो याद रखना मेरे भाई, जब हम लोग प्रोज या फिर जब कहानी का कोई भी पार्ट पढ़ते हैं ना, तो वहां पे पैराग्राफ होता है, और जब हम पोएट्री का पढ़ते हैं ना मेरे भाई, तो वहां पे स्टैंजा होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के कितने स्टैंजा है गुरुजी, आपका जवाब होगा 5। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हर एक स्टैंजा के अंदर लाइन कितना है, तो आपका जवाब होगा कि सर हर एक स्टैंजा के अंदर कुल मिलाकर के 8 लाइन है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि सर पूरे के पूरे लाइंस कितने हैं इस चैप्टर में, तो आप बोलोगे सर 5 गो स्टैंजा है और हर एक स्टैंजा के अंदर 8 गो लाइन है, तो कुल मिलाकर के 40 गो लाइन हुआ। ये बताने की बात थोड़ी है ना गुरुजी, हम लोग तो इतना मैथमेटिक्स जानते ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, ललन टॉप तरीके से। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि ये चैप्टर आपके जहन में अच्छे तरीके से प्रवेश होता हुआ चला जाएगा। सर इस पूरे के पूरे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी बातें हैं ये जॉर्डन साहब के दिल की आवाजें हैं, दिल की बातें हैं। और मेरे प्यारे साथियों, दिल की बातें दिल को तभी समझ में आती है जब उसे दिल से सुनी जाती है। तो मैं जो भी कुछ सुनाऊंगा उसको आप दिल से सुनने की कोशिश करोगे, तब जाकर के मामला ठीक हो पाएगा। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, और ये लड़का उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है और बाद में चल करके शादी भी कर लेता है, ये बात आपको पता है। सर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर होता यह है कि सर लड़का कहता है कि मैं तुम पे फिदा हूं, लड़की कहती है मैं तुम पे फिदा हूं, दोनों एक दूसरे पे फिदा होते हैं, यानी कोई अकेला नहीं रह सकते हैं। जॉर्डन साहब को एक बात समझ में आता है कि भाई आज हम लोग साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा तो समय आएगा जब किसी ना किसी इंसान को इस दुनिया से जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है डेथ इज सर्टेन, मौत निश्चित है, आज न कल मृत्यु आने ही आनी है। तो ऐसा हो सकता है कि इससे पहले मैं चला जाऊंगा तो मुझे कितना तकलीफ का सामना करना पड़ेगा उसके सिवा, उसके बिना। एग्जैक्ट इसी तरीके से वो कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं ना कि मैं जीते जी इस मौत को स्वीकार करना चाहता हूँ, मौत को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इसलिए वो कुछ पल के लिए अपने वाइफ से दूर जा रहे होते हैं, अपने बिलव्ड से दूर जा रहे होते हैं। क्लियर है सर। अब चैप्टर की शुरुआत करें। अरे बोलो ना, तुम लोग प्यार में खो कहे गए भाई, यहाँ देखो हद है। देखिए लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे सबसे प्यारे महबूब मैं तुमसे दूर नहीं जाता। कवि अपने प्रेमिका से दूर जा रहे होते हैं, लेकिन उसको समझाते हैं और उसको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं और कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरे सबसे प्यारे महबूब मैं तुमसे दूर नहीं जाता। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, या फिर मेरा मन तेरे से भर गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा के लिए दिमाग में डाल लेना, THEE इस दी का मतलब होता है मेरे भाई यू। क्या मतलब होता है? यू। मैंने अभी अभी बताया ना। तो जॉर्डन साहब अपने प्रेमिका से कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरे सबसे प्यारे महबूब मैं तुमसे दूर नहीं जाता। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, ऐसा नहीं है मेरी जान कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, या फिर मेरा मन तेरे से भर गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में, ना ही इस आशा में कि ये दुनिया मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत देगी, इसलिए मैं तुमसे दूर जाने का सोच रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरे के पूरे स्टैंजा के बारे में कवि अपनी बातें अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं। मामला क्लियर है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया मेरे दोस्तों, वेरीनेस। इस वेरीनेस का मतलब क्या होता है? तो वेरीनेस का मतलब होता है, वेरीनेस का मतलब होता है दोस्तों थकान। क्या मतलब होता है? थकान। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टायर्डनेस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टायर्डनेस। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मामला क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर हो गया है मेरे भाई? अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर, जरा सा नजर डालिएगा। कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फ्रेंड दैट्स टू डाई। हालांकि चूंकि मुझे पता ही है, बट सिंस दैट आई, हालांकि चूंकि मुझे पता ही है, मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में मुझे मरना ही है, तो इससे बेहतर होगा कि मैं अपने आप को झूठी मौत मरने में इस्तेमाल करूं। मतलब साफ साफ यहाँ पे ये बताया गया है कि सर कवि जो है ना, वो रियल में अपने प्रेमिका से दूर नहीं जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं कुछ पल के लिए, फिर वो वापस आ जाएंगे, लेकिन उनके जहन में एक बात चल रहा है कि एक ना एक दिन मुझे एक ना एक दिन हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना ही है।
तो ऐसा करते हैं ना, अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं अलग अलग रहने का, ताकि जब मैं फाइनली इस दुनिया से चला जाऊं ना, जब मैं फाइनली इस दुनिया से चला जाऊं तो सामने वाले इंसान को ज्यादा तकलीफ ना हो, ज्यादा कष्ट ना हो, उन कष्ट को ये जीते सी महसूस करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पहला स्टेंजा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि सर लाइफ इज अनसर्टेन, जो जीवन है ना वो अनिश्चित होता है, बट डेथ इज सर्टेन, जो मौत है ना वो निश्चित होता है। इस पॉइंट को दिमाग में डाल लेना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लैंक इज सर्टेन, क्या है जो निश्चित है, तो आपका जवाब होगा डेथ, मौत। इतनी मामला क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताइए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकंड स्टेंजा की ओर मेरे प्यारे साथियों, जरा सा यहाँ पे नजर डालिए। सेकंड स्टेंजा में कवि जो है ना अपने प्रेमिका को समझाते हैं और अपना कंपैरिजन सूरज से करते हैं, और वो कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हिंस। यस्टर नाइट का मतलब होता है बीता हुआ कल, यस्टर नाइट मतलब बीती हुई रात। यस्टर नाइट द सन वेंट हिंस एंड इट इज हियर टुडे, कल रात सूरज यहां से चला गया। अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि देखो कल रात सूरज यहां से चला गया एंड इट इज हियर टुडे, और आज ये फिर वापस आया है। He hath no desire nor sense, उसके पास ना तो कोई इच्छा है और ना ही कोई मतलब है। nor half so short away, और ना ही आधे सफर के लिए हम सफर मिल गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधे रास्ते के लिए कोई हम सफर मिल गया है ऐसी बात भी नहीं है। वो अपना कंपैरिजन सूरज से करते हैं और क्या कहते हैं पता है, सूरज से करके उसको समझाते हैं। देखो ना यहाँ पे पिक्चर में समझा रहा हूं मैं, इस तरीके से समझा रहे हैं कि देखो कल रात सूरज यहां से चला गया और आज फिर वापस आया है। उसके पास ना तो कोई सेंस है और ना ही डिजायर है, लेकिन फिर भी वो तो वापस आया ना। एग्जैक्ट देन फियर नॉट फॉर मी, तुम मुझे लेकर के परेशान मत हो, मुझे लेकर के मत डरो, बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो, दैट आई शैल मेक, कि मैं बनाऊंगा ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। वो कहते हैं कि तुम मुझे लेकर के परेशान मत हो, मेरे बारे में जरा बुरा मत सोचो, मेरे लेकर के तुम डरो मत, बल्कि इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो हूं ना, मैं काफी ज्यादा अपनी जर्नी में तेजी लाऊंगा, मैं काफी ज्यादा अपनी यात्रा को पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पंख भी ज्यादा है सूरज की तुलना में, मेरे पास उमंग भी ज्यादा है, और मेरे लिए सारा का सारा चीज केवल और केवल तुम हो। मामला क्लियर है सर? इतनी बातें समझ में आई? अगर समझ में आई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे तीसरे स्टैंजा के ऊपर बढ़ते हैं मेरे भाई। अब जो है ना कवि अपने प्रेमिका को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और कहते हैं ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर। फीबल का मतलब होता है कमजोर, इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब उसकी जिंदगी में कोई अच्छा से पल आता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो उस अच्छे से पल में 1 घंटा तक नहीं जोड़ पाता। नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, और ना ही बीते हुए लम्हे को वापस ला पाता है। आपके सामने ये पिक्चर दिख रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, जो खुशी के जो पल होते हैं ना, सपोज करो कि आपके घर के अंदर किसी खुशी, किसी भी चीज को लेकर के खुशी का माहौल है, वो पल बहुत जल्दी बीत जाता है। जैसे आप इतना जानते हो कि आपको किसी से बात करने में बहुत मजा आता है, आप खूब बात करते हो, खूब बात करते हो, कब मेरे भाई 7 बजे शाम से लेकर के सुबह के 7 बज जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता। वो खुशी के पल होते हैं, जो खुशी के पल होते हैं मेरे भाई, वो बहुत जल्दी बीत जाते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। सबसे बड़ी बात सो है, जैसे देखो ना हम लोग होली सेलिब्रेट किए थे, पिक्चर आपके सामने दिख रहा है ना, जब हम लोग होली सेलिब्रेट किए थे मेरे भाई, तो ये जो पल है ना 5-7 घंटे का जो पल था, वो बहुत जल्दी पास हो गया। जो मैंने बच्चों के साथ समय बिताया था ना, ये मैं हूं जो बच्चों के साथ समय बिताया था, ये बहुत जल्दी टाइम पास हो गया सर, बहुत जल्दी टाइम पास हो गया। तो कवि यही कहते हैं कि इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है कि जब भी उसके जिंदगी में कोई अच्छा से पल आता है तो उसमें 1 घंटा भी नहीं जोड़ पाता और ना ही बीते हुए लम्हों को वापस ला पाता है। जो समय बीत चुका है, ये सारा का सारा समय बीत चुका है, इसको मैं चाह करके भी वापस ला सकता हूं, कभी भी वापस नहीं ला सकता मेरे भाई, कभी वापस नहीं ला सकता हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे ये कहते हैं बट कम बैड चांस, लेकिन जब जिंदगी में कोई बुरा सा समय मिलता है, जब बुरा सा मौका आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तब उसे हम लोग अपना मजबूती सिखाते हैं, उसे हम लोग अपना मजबूती सिखाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट, इतना ही नहीं हम उसे कला भी सिखाते हैं। एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और ये भी बताते हैं कि तुम मेरे ऊपर बहुत लंबे समय तक हावी रहो, मेरे ऊपर बहुत लंबे समय तक हावी रहो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब आपकी जिंदगी में कोई बुरा सा पल आता है ना, तो उसके सामने आप घुटने टेक देते हो,
या फिर इंसान उसके सामने में घुटने टेक देता है। और यह हकीकत है मेरे भाई। जैसे मैंने अभी क्या बोला, कोई भी अच्छा समय है वो बहुत जल्दी पास हो जाता है, लेकिन कोई बुरा समय है, जैसे आपको किसी से मिलना है मेरे भाई 7 बजे 8 बजे, सपोज करो 8 बजे मिलना है और सुबह के 5 बजे से आप तैयार हो और देख रहे हो बार बार समय, यार ये समय जल्दी 8 क्यों नहीं बज रहा, जल्दी 8 क्यों नहीं बज रहा है। वो चीज़ कभी मतलब जल्दी पास ही नहीं होता है, वो आपके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हावी हो जाता है, उसके सामने आप घुटने टेक देते हो। इसलिए घुटने टेक देते हो क्योंकि वो बैड चांस होता है, वो बैड टाइम होता है। मामला क्लियर है। इस पूरे के पूरे स्टेंजा को एक बार मैं कंबाइन करके समझाता हूं। देखो, वो कहते हैं कि इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है कि जब उसकी जिंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है तो उसमें 1 घंटा तक नहीं जोड़ पाता, लेकिन और ना ही बीते हुए लम्हे को वापस ला पाता है। लेकिन जब उसकी जिंदगी में कोई बुरा सा पल आता है तो उसके सामने वो घुटने टेक देते हैं और उसे अपने ऊपर हावी रहने की कला सिखाते हैं। और यह हकीकत है मेरे भाई, यह हकीकत है। मामला क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए स्टैंजा नंबर 4। अब जो है ना, उसकी वाइफ काफी ज्यादा रो रही है, काफी ज्यादा कराह रही है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो कवि कहते हैं व्हेन दो साइड्स, इस साइड का मतलब होता है मेरे भाई कराहना। व्हेन दो साइड्स नॉट विंड, जब तुम कराहती हो, दो का मतलब तुम, यू, जब तुम कराहती हो तो तुम्हारे कराहने से एक हवा तक नहीं निकलती, हवा तक का एहसास नहीं होता। बट साइड्स माई सोल अवे, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे दिल से, मेरे बॉडी से मेरे आत्मा बाहर जा रहे हैं। कवि की वाइफ बहुत ज्यादा रो रही होती है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, उनके आंसू नहीं रुक रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा कराह रही होती है। तब कवि कहते हैं कि जब तुम कराहती हो तो तुम्हारे कराहने से हवा तक नहीं निकलता, लेकिन तुम्हारे कराहने की वजह से ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे बॉडी से मेरे आत्मा बाहर जा रहे हैं। याद रखिएगा, कवि के वाइफ के कराहने की वजह से आत्मा बाहर जाते हैं। और आगे वो कहते हैं व्हेन दो वीपर्स अनकाइंडली काइंड, और जब तुम बड़े बेरहमी तरीके से रोते हो, माई लाइफ्स ब्लड दो टिकी, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे बॉडी के अंदर जो खून है वो एकदम जम चुके हैं, वो कम होना स्टार्ट हो चुके हैं। भाई एनेमोर, तुमको रोने की जरूरत नहीं है, तुम परेशान काहेला हो रहे हो। तुमको तो जर्नल साहब बार बार बताए हैं ना कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, मैं आऊंगा। तुमको तो अच्छे तरीके से उन्होंने कंपैरिजन भी किए। बाबू चुप हो जाओ, एक को रति नहीं रोना है, एक को रति रोना नहीं है, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, रोने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से उसको समझा रहे होते और तुम काहेला परेशान हो। वो बोले ना कि सूरज से ज्यादा तेज वापिस आएंगे, तो बात समझ में नहीं आ रहा है, मुंह बिछा के रो रहे, चुप हो। ये बात समझ में आया मेरे भाई? मामला क्लियर है दोस्त? इतनी बातें समझ में आई। आगे वो कहते हैं व्हेन दो वीपर्स अनकाइंडली काइंड, जब तुम बहुत बेरहमी तरीके से रोते हो, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे जो खून है वो जम गए हैं, मेरे खून कम होना स्टार्ट हो गए हैं। याद रखिएगा, यहां से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। जब कवि की वाइफ कराहती है, जब कराहती है तब क्या होता है, तब आत्मा बाहर निकल रहे होते हैं। और जब बहुत बहुत बेरहमी तरीके से रोती है तब क्या होता है मेरे भाई, तब उसके ब्लड जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जम जाते हैं। मामला क्लियर है। चलिए आगे देखिए। आगे वो कहते हैं इट कैन नॉट बी, ऐसा तो मत करो मेरी जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दैट दो लवस्ट मी एज दो सेस्ट, तुम मेरे से प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, दैट आर द बेस्ट ऑफ मी। वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ही तो कहती हो, तुम ही तो कहती हो कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूं, तो फिर तुम रोते क्यों हो? तेरी आत्मा मेरे में बसती है, मेरी आत्मा तेरे में बसती है। तो जरा सोच करके बताना, जब तुम रोओगे, जब तुम कराहोगे, तो मुझे तकलीफ होगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। तो ऐसा तो मत करो, तुम रोना वोना तो बंद कर मेरी जान। इस तरीके से कौन समझाते हैं? तो इस तरीके से जॉर्डन साहब अपनी वाइफ को समझाते हैं। आगे क्या कहते हैं वो सुनना मेरे प्यारे साथियों, जरा ध्यान से देखो। स्टेंजा नंबर 5 में कहते हैं, ले अब देखो स्टेंजा नंबर 5 के अंदर ना जो बिलव्ड है उनकी, उनके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी चलना स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी बातें चलना स्टार्ट हो जाती है। तो कवि कहते हैं तुम अपने इस पवित्र दिल को इजाजत मत दो, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, तुम अपने इस पवित्र दिल को इजाजत मत दो, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ भी बुरा ख्यालात लाए या फिर मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचे, इस तरह का मत अपने दिमाग में आने दो। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई fears fulfill। वो कहते हैं कि तुम अपने इस पवित्र दिल को इजाजत मत दो कि मेरे बारे में कुछ भी बात बुरा सोचे, कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ दे दे और जो भी बुरी बातें तुम सोच रहे हो वो कहीं सच ना साबित हो जाए। आप लोग देखते होंगे मेरे भाई कि जब हम लोग बाइक से जा रहे होते हैं और कोई पीछे बैठा होता है ना, वो बोलता है अरे भाई रे धीरे चला, कहीं एक्सीडेंट हो जाओगे। तो तुम क्या बोलते हैं, यार तुम गाड़ी पे बैठे हो और असुब असुब बातें कर रहे हो, ऐसी बात मत कर।
कहीं ऐसा हो जाएगा कि हम गिर जाएंगे तो। एग्जैक्ट इसी तरीके से कवि यहाँ पे कहते हैं कि तुम अपने इस पवित्र दिल को इजाजत मत दो, क्योंकि कवि के पत्नी के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है। उनके दिमाग में बातें चल रही होती है कि मेरे पति मेरे से दूर जा रहे हैं, कहीं वो कहीं एक्सीडेंट हो जाएंगे, कहीं मर जाएंगे, कहीं नहीं आ पाएंगे, ये होगा वो होगा, दिस होगा डेट होगा, बहुत सारी बातें चल रही होती है और वो इस बात को सोच करके काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। तब कवि कहते हैं कि तुम अपने इस पवित्र दिल को इजाजत मत दो कि मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो निगेटिव सोच रहे हो मेरे बारे में वो सच ना साबित हो जाए। किस्मत कहीं अगर तुम्हारा साथ दे दिया तो वो सच साबित हो जाएगा, इसलिए इस तरह की बातें मत सोचो। आगे वो क्या कहते हैं भैया, आगे वो कहते हैं बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अ लाइफ नेवर पार्टेड बी। केवल इतना सोचो कि हम लोग, कभी भी तुम्हें मेरी याद आए ना तो केवल इतना सोचना कि हम लोग एक दूसरे से दूर नहीं है, हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं है, हम लोग एक ही बेड पे सोए हुए हैं, एक ही बेड पे सोए हुए हैं, एक साथ ही सोए हुए हैं। बस मेरा सर इस तरफ है, मेरा मुंह इस तरफ है, आपका मुंह इस तरफ है, इस तरह का आप सोच लेना। और लास्ट में कहते हैं दे हु वन अनदर कीप, जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अ लाइफ नेवर पार्टेड बी, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। मामला क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। क्लियर है दोस्त? जल्दी से बताना समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस सर लिखना, ताकि मुझे पता चले हाँ आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई। क्लियर है? तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ब्लैंक लवर्स नेवर पार्टेड बाई, जो कौन से लवर होते हैं जो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, तो आपका जवाब होगा ट्रू लवर्स, सच्चे प्रेमी। मामला क्लियर है सर? एक बार इस पूरे के पूरे चीज को मैं रिकैप करता हूं मेरे प्यारे साथियों, ताकि आपको बहुत मजा आएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। देखो अच्छे तरीके से सुनना, याद हो जाएगा, ठीक है? देखिए मेरे भाई, पहला स्टेंजा मैं उठा रहा हूं और सिर्फ मैं पढ़ता जाऊंगा बड़े प्यार से। देखो वो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरे सबसे प्यारे महबूब मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, ना ही फॉर वेरीनेस ऑफ दी, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, ना ही इस उम्मीद में कि ये दुनिया मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे वो कहते हैं बट सिंस दैट आई, हालांकि चूंकि मुझे पता ही है कि एक न एक दिन मुझे मरना ही है, तो इससे बेहतर होगा कि मैं अपने आप को झूठी मौत मरने में इस्तेमाल करूं। कल रात सूरज यहां से चला गया और आज फिर वापिस आया है। उसके पास ना तो कोई सेंस है और ना ही डिजायर है, और ना ही उसके पास कोई हमसफर है जिसके थ्रू वो वापिस आ पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मुझे लेकर के परेशान मत हो, मुझे लेकर के मत डरो, बल्कि तुम मेरे पे विश्वास करो कि मैं अपनी जर्नी को काफी ज्यादा स्पीडर बनाऊंगा, काफी ज्यादा तेज बनाऊंगा, क्योंकि सूरज की तुलना में मेरे पास पंख भी ज्यादा है और उमंग भी ज्यादा है। वो सारे की सारी बातें केवल और केवल मेरे लिए तुम हो। इंसान की शक्तियां कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि जब उसकी जिंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है तो उसमें 1 घंटा तक नहीं जोड़ पाता और ना ही बीते हुए लम्हे को वापिस ला पाता है। लेकिन 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 जब कोई बुरा सा पल आता है तो उसके सामने वो घुटने टेक देता है और उस बुरे से पल को मजबूती प्रदान करता है और उसको एक कला सिखाता है कि मेरे ऊपर तुम हावी रहो। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे रोने की वजह से हवा तक नहीं निकलती, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे बॉडी से मेरी आत्मा बाहर जा रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, जब तुम कराहते हो तब मालूम चलता है कि आत्मा बाहर जा रहे हैं, और जब तुम रोते हो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे बॉडी के अंदर का जो ब्लड है वो एकदम जम चुका है, फ्रीज हो चुका है, कम होना स्टार्ट हो चुका है। आगे कहते हैं ऐसा तो मत करो जैसा कि तुम कहते हो कि मैं तेरे से सच्ची मोहब्बत करता हूं तो तेरी आत्मा मेरे में बसती है, मेरी आत्मा तेरे में बसती है, अगर तुम रोओगे तो मेरा पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसलिए ऐसी गलती तुम मत करो। बट तुम अपने इस पवित्र दिल को इजाजत मत दो कि मेरे बारे में कुछ बुरा ख्यालात लाए, कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ दे दे और तुम मेरे बारे में जो बुरा सोच रहे हो वो कहीं हकीकत में ना बदल जाए। बट थिंक, केवल इतना सोचो कि हम लोग एक ही साथ हैं और जो लोग एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे यस सर लिखो, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप तमाम बच्चे को एक एक बातें समझ में आ गई है। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके दिया हूं वो बिहार के सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन में से है, यानी सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैंने पेश किया है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों की ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो अब इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी बड़े प्यार से बड़े शिद्दत के साथ। जल्दी से बताना आप लोग तैयार हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए? तो जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो प्लीज, जल्दी बताओ मेरे भाई।
चलिए ये बातें समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको एक बार देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। जरा सा नजर यहाँ पे डालो। सबसे पहला वेयरनेस स्टैंड्स फॉर, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर इस वेयरनेस का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए वेयरनेस का मतलब होता है थकान, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टायर्डनेस। दूसरा क्वेश्चन, फीबल का मतलब क्या होता है। तो याद रखना फीबल का मतलब होता है वीक, वीक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं कमजोर। अगला है जॉर्डन इज गोइंग टू ब्लैंक। अच्छा एक बात बताना, इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चला क्या कि जॉर्डन साहब कहां जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखिएगा जॉर्डन साहब एक जर्नी पे जा रहे होते हैं। अगर ऑप्शन में जर्नी रहा तो ठीक है, अदरवाइज याद रखना गूगल पे आंसर आप सर्च करोगे तो पता चलेगा कि जॉर्डन साहब जो है ना वो जर्मनी जाने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस पोएम एड्रेस टू जॉर्डन्स वाइफ, ये जो पूरा का पूरा पोएम है ये जॉर्डन के वाइफ को एड्रेस करता है। इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लेना। ये 4 पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर आते हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है जॉर्डन इज अ ब्लैंक पोएट, जॉर्डन साहब किस प्रकार के कवि है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है रोमांटिक, वॉर, मेटाफिजिकल या फिर नेचुरल। तो आप तमाम बच्चे का आंसर आएगा कि सर जॉर्डन जो है ना वो अपने आप में एक मेटाफिजिकल है, इसलिए सी फॉर चांद के पार चलो आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं सर। क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम। मेटाफिजिकल पोएम के मार्गदर्शक के रूप में किसको जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने वॉल्टर डिलामेयर को, कमला दास को, जॉर्डन को या फिर वॉल्ट विटमैन को। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्डन, यानी सी फॉर चांद के पार चलो आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। एक बात और, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करा रहा हूं, अगर आप तमाम बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहा हूं ना, तो ये मत सोचना कि क्लास लाइव नहीं है तो क्या दिक्कत है, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं। आप कमेंट सेक्शन में जाओ और आंसर देना स्टार्ट करो, सिस्टमेटिक तरीके से आंसर दो मेरे भाई, ताकि आप अपने आप को इवेलुएट कर पाओ कि रियल में आप कितना समझ पाए हो, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया या नहीं आएगा, ये तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बनाओगे। तो आंसर देना स्टार्ट करना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं वॉल्टर डिलामेयर साहब को लेकर के, तो वॉल्टर डिलामेयर साहब किस चैप्टर को लिखे थे। तो आपका जवाब होगा कि सर उस चैप्टर का नाम था एन एपिटाफ। क्या नाम था बच्चों? एन एपिटाफ। कमला दास जिस चैप्टर को लिखी थी ना, उस चैप्टर का नाम था माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। इसके बाद वॉल्ट विटमैन साहब जिस चैप्टर को लिखे थे बच्चों, उस चैप्टर का नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या नाम था? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जरा सा नजर यहां पे डालिए। क्वेश्चन है जॉर्डन इज वेल नोन फॉर, जॉर्डन जाने जाते थे किस चीज के लिए। ऑप्शन आपके सामने एपिक, महाकाव्य के लिए, नैरेटिव, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स या फिर फ्री वर्स। तो आप तमाम बच्चों को पता है कि सर जॉर्डन साहब के फेमस कलेक्शन को लेकर के बात किया जाए, ध्यान से सुनना, जॉर्डन साहब के फेमस कलेक्शन को लेकर के बात किया जाए, फेमस वर्स को लेकर के बात किया जाए, तो मैंने आपसे बताया एक होगा सा, दूसरा होगा सो और तीसरा होगा से। इस सा का मतलब होगा सटायर्स एंड एलिगीज, इस सो का मतलब होगा सॉन्ग्स एंड सोनेट्स और इस से का मतलब होता है सरमन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, दैट मींस सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, What are the things that the sun does not have? निम्नलिखित में से क्या वो चीज है मेरे भाई जो सूरज के पास नहीं है। तो कवि क्या कहते हैं, याद आया? कल रात सूरज यहां से चला गया और आज फिर वापस आया है, ना तो उसके पास कोई सेंस है और ना ही उसके पास कोई डिजायर है। यानी कवि के पास ना तो सेंस होता है बच्चों और ना ही डिजायर होता है, यानी सी आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब होता है। नेक्स्ट, who cannot add another hour when good fortune fall? कौन है जो एक घंटा भी नहीं जोड़ पाता जब उसके जिंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है। ऑप्शन आपके सामने बिलव्ड, प्रेमिका, पोएट, कवि, लवर या फिर मैन। तो कवि कहते हैं कि सर इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है, जब उसके जिंदगी में कोई अच्छा सा पल आता तो उसमें एक घंटा नहीं जोड़ पाता। कौन नहीं जोड़ पाता? इंसान नहीं जोड़ पाता, मैन नहीं जोड़ पाता, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी फॉर दुल्हे राजा। नेक्स्ट, जॉर्डन वॉज बॉर्न, जॉर्डन साहब कब पैदा हुए थे। ऑप्शन आपके सामने 1631 को, 1869 को, 1953 को या फिर 1572 को। तो मैंने आपको बताया था सर कि सर जॉर्डन साहब का जन्म हुआ था 1572 को और इनका डेथ हुआ था 1631 को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, द सन हैज नो हाफ। यहां पे HALF हाफ का मतलब होता है बच्चों हम सफर। द सन हैज नो हाफ बट द ब्लैंक हैज, सूरज के पास हम सफर नहीं था लेकिन किसके पास था। ऑप्शन आपके सामने मैन के पास नहीं सर, वोमेन के पास नहीं सर, एनिमल के पास नहीं सर, किसके पास था?
पोएट के पास, कवि के पास। नेक्स्ट अगला है यस्टर नाइट द ब्लैंक वेंट हिल्स, कल रात कौन यहां से चला गया, एंड इट इज सेड टुडे, और आज वापस आया है। कौन चला गया था मेरे बच्चे? तो आपका जवाब होगा कि सर कल रात सूरज यहां से चला गया और आज फिर वापस आया है। बी फॉर बिहारी बाबू आपके और हमारे सेंटेंस का एकदम सही जवाब है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जॉर्डन वॉज डाइड इन, जॉर्डन साहब का डेथ कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी? अरे याद करो मेरे भाई, अभी अभी मैंने बताया 1631। ए फॉर एप्पल आपकी सेंटेंस का सही जवाब है। नेक्स्ट जॉर्डन स्टडीड, जॉर्डन ने पढ़ाई किया लॉ एंड ब्लैंक, कानून का और इसके साथ साथ किस चीज का? तो मैंने एक्सप्लेनेशन के वक्त अभी कुछ देर पहले ही बताया था मेरे भाई, कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कशन किया था कि सर जॉर्डन साहब लॉ के बारे में स्टडी किए और इसके साथ साथ इन्होंने थियोलॉजी के बारे में स्टडी किया था बच्चों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। बात क्लियर है? नेक्स्ट अगला है द पोएट बिलीव्स, कवि विश्वास करते हैं दैट ही वुड मेक हिज जर्नी ब्लैंक, कवि को यह विश्वास होता है कि वो अपने जर्नी को कैसा बनाएगा? ऑप्शन आपके सामने कंफर्टेबल, अरे बिल्कुल भी नहीं। इजी नहीं भैया। सक्सेसफुल, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं कि मैं अपनी जर्नी को काफी ज्यादा तेज बनाऊंगा, काफी ज्यादा स्पीडियर बनाऊंगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। ठीक है, नेक्स्ट आंसर एकदम जल्दी जल्दी दो, आंसर देने में लेट मत कर मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज टेकन फ्रॉम, इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, माई ग्रैंड मदर्स हाउस या फिर एन एपिटाफ। आप लोग इसका आंसर बताना स्टार्ट करो जब तक मैं इन चीजों का पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करता हूं। देखो भैया, जब हम बात करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्ट विटमैन, ये बात पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस को लेकर के, इसको लिखने का जो काम की थी उस इंसान का नाम था कमला दास, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एन एपिटाफ को जिसने लिखा था बच्चों, उस इंसान का नाम था वॉल्टर डिलामेयर। क्या नाम था मेरे भाई? वॉल्टर डिलामेयर। और याद करना स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो को जो लिखे थे उस इंसान का क्या नाम था बच्चों? तो जॉन डन, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है वेयर वॉज जॉर्डन बॉर्न, जॉर्डन साहब कहां पैदा हुए थे? ऑप्शन आपके सामने इंडिया, अमेरिका, लंदन या फिर जापान। तो आपका जवाब होगा लंदन के अंदर सर, सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट हु कॉल्ड द टर्म मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल टर्म दिया किसने? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जामिनेशन में यह पूछेगा कि सर ये मेटाफिजिकल पोएट के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में किसको जानते हैं, तो आपका जवाब होगा जॉर्डन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर मेटाफिजिकल टर्म किसने दिया, तो आपका जवाब होगा सैमुअल जॉनसन, बी फॉर बिहारी बाबू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको दिमाग में अच्छे तरीके से डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हु इज सेड टू बी द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम, मेटाफिजिकल पोएम के पायनियर के रूप में, मेटाफिजिकल पोएट के मेटाफिजिकल पोएम के मार्गदर्शक के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा कि सर जॉर्डन को जानते हैं। ये कोई बताने वाली बात है क्या? कई बार तो डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं डीएच लॉरेंस को लेकर के, तो इसने जिस चैप्टर को लिखा था मेरे बच्चों, उस चैप्टर का क्या नाम था? आपका जवाब होगा स्नैक। ठीक है, वॉल्टर डिलामेयर साहब जिस चैप्टर को लिखे थे उस चैप्टर का क्या नाम था? आपका जवाब होगा कि सर एन एपिटाफ। एक बात बता दे, वॉल्टर डिलामेयर साहब को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। किससे से? ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। सवाल पैदा होता है कि सर ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको कब सम्मानित किया गया था? तो 1953 को, 1953 को मेरे बच्चे, 1953 याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर किसने सम्मानित किया था? तो उस इंसान का नाम था क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। क्या नाम था? बोलो बोलो। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड याद रख लेना मेरे भाई, बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना। ठीक है, जॉन किट्स के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूं, सुन लो। देखो जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना मेरे भाई, इसको अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बहुत सारे क्वेश्चन टपकेंगे मेरे भाई। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, मैं लिख करके आपको दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा भाई। ठीक है, ओके आइए, जब हम बात करेंगे इस जॉन किट्स को लेकर के, तो जॉन किट्स साहब का जन्म 1795 को हुआ था और इनका डेथ 1821 में हुआ था, केवल और केवल 26 साल की एज में। इसके पीछे का रीजन ये था कि सर इनको एक बीमारी हो गया था और उस बीमारी का नाम था ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। सर ये जो इंसान है ना जॉन किट्स, इनको बेसिकली रोमांटिक पोएट कहा जाता है मेरे बच्चे। क्या कहा जाता है? रोमांटिक पोएट कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी दिमाग में डाल लेना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जॉर्डन बिलोंग्स टू अ ब्लैंक फैमिली,
जॉर्डन साहब किस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे? ऑप्शन है हिंदी, रोमन कैथोलिक, क्रिश्चियन या फिर जैविश। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर वो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। बी आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, अगला, जॉर्डन हैड टू लीव विच यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉर्डन साहब को किस यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा था उसके धर्म को लेकर के? तो याद करो मेरे भाई, वो जिस यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे उसी यूनिवर्सिटी को तो छोड़ना पड़ेगा। तो भैया वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर उस यूनिवर्सिटी का नाम था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बी आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है सर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन है जो खुशी खुशी मौत को स्वीकार करते हैं? तो उस इंसान का नाम था मिस्टर जॉर्डन। डी आपके सेंटेंस का सही जवाब है। ठीक है, आगे आओ, आंसर देना स्टार्ट करना सब लोग। आंसर देने में गलती मत करना, लेट मत करना, आंसर एकदम सटासट आना चाहिए बच्चों। द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ दो, मैंने क्या बोला मेरे भाई? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि सर THOU का मॉडर्न में क्या नाम है, THEE का मॉडर्न में क्या नाम है, THINE का क्या नाम है, या फिर THY का क्या नाम है? तो इस सब का नाम है मेरे भाई UYOU। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉर्डन्स वाइफ। जॉर्डन के वाइफ का क्या नाम था? अरे याद करो मेरे भाई, मैंने जॉर्डन के वाइफ के बारे में आपको क्या बताया कि सर ये जो इंसान है ना जॉर्डन, बड़ा खराब इंसान था। खराब कहने का मतलब बड़ा पेचीदा इंसान था। अरे भैया मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा खतरनाक इंसान था। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने अंगरक्षक के भतीजे से शादी कर लिया था, वो भी चुपके से, और इसी वजह से इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी मेरे भाई। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा, इनके वाइफ का नाम था एने मोर। सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है मेरे भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरीनेस। इस वेरीनेस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने WWE के वीक, नहीं मेरे भाई, इस वीक का मतलब होता है सप्ताह, सप्ताह। लेकिन इस वीक का मतलब होता है बच्चों कमजोर, और इस फीबल का मतलब, क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना, और टायर्डनेस का मतलब होता है थकान। और आपको अच्छे से पता है कि सर वियरीनेस का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर वियरीनेस का मतलब होता है थकान, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा टायर्डनेस। डे फॉर दुल्हे राजा। मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूं, और इस 3 में से एक क्वेश्चन आपके 2025 के एग्जामिनेशन में देखने को डेफिनेटली मिलेगा मेरे भाई। वो क्वेश्चन क्या है सुनो। इस फीबल का मतलब क्या होता है? तो आपका जवाब होगा वीक, WEAK वीक। ठीक है, दूसरा, सर इस क्रम्बल का मतलब क्या होता है? तो याद रखना क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं DIE डाई। इतना ही नहीं सर, इतना ही नहीं, अगला है डिबॉचरी, DEBAUCHERY। इस डिबॉचरी का मतलब क्या होता है? तो डिबॉचरी का मतलब होता है अनैतिक व्यवहार, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इमोरल बिहेवियर। क्या बोलते हैं? इमोरल बिहेवियर। ठीक है, और एक बात बताते हैं मेरे भाई, यहां से आपके एग्जामिनेशन में 2025 में एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला है द पोएट थिंक्स, कवि को लगता है, दैट ब्लैंक इज सर्टेन, कि क्या है जो निश्चित है? तो मैंने बताया कि सर जो मौत है ना वो निश्चित है, आज न कल हर एक इंसान को आनी है मेरे भाई, इसलिए बनेगा डेथ इज सर्टेन। सी फॉर चांद के पार चलो आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट, द लाइन नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ना ही इस उम्मीद में कि ये दुनिया मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत देगी। ये लाइन बेसिकली किस चैप्टर से लिया गया है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर लव के बारे में चर्चा हो और जॉर्डन सामने ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के अंदर कुल मिलाकर के कितने स्टेंजा है? तो आपका जवाब होगा 5 स्टेंजा है। रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर एक स्टेंजा के अंदर लाइन कितना है मेरे भाई? तो ईच स्टेंजा कंसिस्ट 8 लाइंस, 8 लाइन है मेरे भाई। बात क्लियर है? अच्छा, टोटल लाइंस कितना है? तो 14 लाइंस है। नेक्स्ट, जॉर्डन थिंक्स दैट ब्लैंक इज होपलेस। जॉर्डन को ऐसा लगता है कि कौन है जो होपलेस हो चुका है, होपलेस हो चुका है, आशाहीन हो चुका है, एक रति भी यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, आशा नहीं है। कौन? ऑप्शन आपके सामने एनिमल, एनिमल्स, मैन या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जवाब होगा कि सर इंसान काफी ज्यादा होपलेस हो चुका है। इन्हीं के बारे में तो वो बोलते हैं कि इंसान कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि उसके जिंदगी में कोई अच्छा से पल आता है ना तो उसमें 1 घंटा भी नहीं जोड़ पाता। यानी इंसान के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया गया है, एनिमल के बारे में और एनिमल्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है बच्चे। नेक्स्ट,
द स्पीकर सॉल गो अवे व्हेन द बिलव्ड। अच्छा, द स्पीकर सॉल गो अवे। एक बात बता, कवि की आत्मा कब उससे दूर जाती है? जब उसकी प्रेमिका क्या करती है? तो क्या बोला था मैंने क्या बताया आपको कि सर जब उसकी प्रेमिका कराह रही होती है ना, तब उसकी आत्मा बाहर जा रहे होते हैं। जब वो कराहती है तो आत्मा बाहर जाते हैं, और जब रोती है तो ब्लड जम जाता है। जब कराहती है तो आत्मा बाहर जाते हैं, और जब रोती है तो ब्लड जम जाता है। और साई मतलब होता है कराहना। ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का सही जवाब होगा। बिलव्ड मतलब होता है बच्चों प्रेमिका। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे। किस प्रकार के प्रेमी और प्रेमिका होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते? तो आपका जवाब होगा ट्रू लवर्स। डी फॉर दुल्हे राजा आपकी सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो इज अ ब्लैंक पोएम। स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो किस प्रकार की कविता है? ऑप्शन आपके सामने है, मैन पोएम, मेलैंकोलिक पोएम, मेटाफिजिकल पोएम या फिर पैट्रियोटिक पोएम। तो आपका जवाब होगा मेटाफिजिकल पोएम। सी फॉर चाइना आपकी सेंटेंस का सही जवाब होगा। अगला है, Who has been composed the poem Sweetest Love I'd Not Go? Sweetest Love I'd Not Go जो कविता है, इसको बेसिकली किसने कंपोज किया? आंसर देना स्टार्ट करो यार, मुंह देखने से काम नहीं चलेगा, सब लोग आंसर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा भैया, क्या होगा? ऑप्शन के अंदर तो जॉन डन है ही नहीं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों ई फॉर एलिफेंट, दैट मीन्स जॉन डन, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। और कोई भी बच्चा यहाँ पे घबरा करके क्या मारेगा पता है? वो कुछ मार देगा। नहीं, क्लास में आते हो तो पी करके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आ गया। नेक्स्ट, अगला है, द स्पीकर जॉन डॉन्स लाइफ ब्लड डिके। अच्छा, जॉन डॉन के जो लाइफ है वो लाइफ का जो ब्लड है ना वो डिके हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। कब? जब उसकी प्रेमिका रोती है। वीपस्ट 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 वीपस्ट, यस वीप्स करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, द ओकेशन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो जो पोएम है इसका ओकेशन क्या है? तो याद रखिएगा कंटिनेंटल ट्रिप। बी फॉर बिहारी बाबू एकदम सही जवाब होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि जॉर्डन साहब बेसिकली कहां जा रहे होते, तो आपका जवाब होगा कि सर वो जर्मनी जाने की बात करते हैं, ठीक है? अगला है, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो हैज एड्रेस टू। स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो जो कविता है ये किसको एड्रेस करता है? तो मैंने आपको बताया था कि सर ये जो चैप्टर है ना वो जॉर्डन के वाइफ को एड्रेस करता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा जॉर्डन्स वाइफ, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जॉर्डन वांट्स टू गो अवे। जॉर्डन दूर जाना चाहते हैं बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज ब्लैंक, क्योंकि वो किससे नहीं थके हुए हैं। तो जॉर्डन साहब साफ साफ कहते हैं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे थका बिल्कुल भी नहीं हूं। किससे नहीं थके हैं? अपने बिलव्ड से, अपने प्रेमिका से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बिलव्ड। दी फॉर दुल्हे राजा आपकी सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंट पोएम, इस वर्तमान कविता के अंदर, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर। डाई का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया कि सर THOU देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है यू। मैंने बताया सर HATH हैथ देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है हैज। GOE गो देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है GO गो। सर SUNN सन देखने को मिलेगा, इसका होता है SUN। एग्जैक्ट इसी तरीके से DYE डाई, डाई मतलब होता है मरना, देखने को मिलेगा DIE डाई, यानी A फॉर अमेरिका। A फॉर अमेरिका आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाँ, जॉर्डन्स क्रिएशन, जॉर्डन के क्रिएशन का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, तुम बोलोगे यस सर ये भी लिखने का काम जॉर्डन ने किया। दूसरा सरमन्स, इसको भी जॉर्डन ने लिखा। तीसरा सटाइल्स एंड एलिगिस, इसको भी जॉर्डन ने लिखा। अरे भैया जब तीनों को जॉर्डन साहब लिखे थे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऊपर में दिया गया सभ्य, यानी डी फॉर दुल्हे राजा आपके सेंटेंस का सही जवाब है, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। अगला, जॉर्डन पेरेंट्स हिमसेल्फ, सॉरी, जॉर्डन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो। जॉर्डन साहब इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर खुद को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन आपके सामने, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, नहीं सर वो आई, और आई जो है ना वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है मेरे दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, बी फॉर बिहारी बाबू आपकी सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराया है सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिल में, आपके जहन में प्रवेश करता हुआ चला जाएगा। ईमानदारी से बताना मेरे भाई, जितने क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्टिव में करवाए हैं उसमें से कितने ऑब्जेक्टिव्स आपके गलत हुए हैं जल्दी से बताइएगा, और कितने ऑब्जेक्टिव की संख्या, कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए हैं। अगर सारे के सारे सही हुए हैं मेरे भाई तो मैं तो बोलूंगा कि आपसे ललन टॉप बच्चा कोई नहीं है। जिसका पहला आया है, जिसका सारे के सारे अगर सही हुआ है मेरे भाई, तो वो लिखोगे ललन टॉप।
मामला क्लियर है? एकदम खतरनाक लेवल का। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, सारे के सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देना स्टार्ट करो, लेट मत करो, मुंह देखने से काम नहीं चलेगा, आंसर दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, जल्दी। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर कदम रखेंगे, लेकिन पहले लिख तो ले भाई, पहले बता तो दो। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े। आओ मेरे भाई, अब हम लोग बात करते हैं इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। तो आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे, जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन करूंगा। तो प्यारे बच्चों, उसका नोट्स बनाना बहुत अच्छे तरीके से, और याद रखना इसके पीडीएफ, इसके जो पैनल पीडीएफ है ना, वो आपको पैनल पीडीएफ ऐप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट डज द पोएट जॉन डन वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कवि अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं? Why does the poet, कवि अपने प्रेमिका से क्यों दूर जाना चाहते हैं मेरे भाई? तो आपको पता है, जॉन डन साहब अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। मैंने आपके सामने लिखा, द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कवि अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं बिकॉज, क्योंकि ही नोस वेल, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि डेथ इज श्योर, मौत एकदम निश्चित है, पक्की है। इट विल सेपरेट देम एट ऑल, आखिरकार वो हम लोगों को एक दूसरे से अलग कर ही देगी। सो बाय शॉर्ट सेपरेशन, इस छोटी सी अलगाव की वजह से ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहते हैं, हाउ मच ट्रबल ही फील्स, कि वो तो कितना ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितना ज्यादा उन्हें कष्ट महसूस होता है। यही तो जानना चाहते हैं बच्चों। अरे भैया, कवि अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं? इसके पीछे का रीजन तो यही था कि उनके दिमाग में एक बात चल रहा था कि आज न कल मुझे इस दुनिया से जाना ही है, और अगर हम लोगों में से पहले कोई चला जाएगा तो जो इंसान इस धरती पे बच जाएगा उसको कितना तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसको वो जीते जी महसूस करना चाहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, हिंदी में भी मैंने लिख करके लाया है, क्योंकि हिंदी के दीवाने बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं हिंदी के दीवानों से बोलना चाहता हूं, ओ हिंदी के दीवानों, मुझे अच्छे तरीके से पहचानो, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं लिख करके दे रहा हूं। ठीक है, ठीक ना? नेक्स्ट आगे है, व्हाट आर द थिंग्स अकॉर्डिंग टू जॉन डन, जॉन डन के अनुसार कौन सी चीजें हैं कि द सन डज नॉट हैव, जो सूरज के पास नहीं है। तो मैंने आपको बताया, सूरज के पास ना तो कोई सेंस है, ना ही डिजायर है, और ना ही उसके पास कोई हमसफर है। मैंने बताया था ना। तो मैंने लिखा, द सन हैज नो बिलव्ड, सूरज के पास कोई प्रेमिका नहीं है। लाइक जॉन डन्स वाइफ, जॉन डन के वाइफ के जैसे, जॉन डन के पत्नी के जैसे सूरज के पास कोई प्रेमिका नहीं है। सो ही हैज नो डिजायर, इसलिए उसके पास ना तो कोई इच्छा है, ना तो कोई मतलब है, और एंड शॉर्टर वे टू रिटर्न हिज बिलव्ड एज अ ट्रू लवर, और ना ही उसके पास, और ना ही उसे वापस लौट कर आने का अच्छा ज्ञान और छोटा मार्ग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी मैं साफ साफ ये कह सकता हूं कि सर, जॉर्डन के पास ना तो कोई सेंस है, ना ही डिजायर है, भैया कुछ भी नहीं है जिसके वजह से वो वापस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है, व्हाट विल मेक ए स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, स्पीडियर अकॉर्डिंग टू द, स्पीडियर लिखना, स्पीडियर अकॉर्डिंग टू द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट को। कविता के अनुसार वक्ता की यात्रा को तीव्रगामी क्या बनाता है? इस पूरे के पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि कवि जो है ना, अपनी यात्रा को काफी ज्यादा तेज करना चाहते हैं। किसके वजह से? तो मैंने लिखा, द स्पीकर लव्स हिज वाइफ बाय हार्ट, कवि अपने प्रेमिका से दिल से प्यार करते हैं। देयरफॉर, इसलिए स्पीकर्स डिजायर, जो वक्ता का इच्छा है, सेंस जो ज्ञान है, एंड शॉर्टर वे, और जो छोटा सा मार्ग है, टू रिटर्न टू हिज बिलव्ड, अपने वाइफ के पास वापस आने का, विल मेक हिज जर्नी स्पीडियर, वो सारी की सारी चीजें उसकी जर्नी को काफी ज्यादा तेज बना देती है। मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि सर, कवि जो है ना, अपनी प्रेमिका से काफी दिल से प्यार करते हैं, काफी दिल से प्यार करते हैं। ना तो उसके पास कोई सेंस है, ना डिजायर है, और ना ही कोई छोटा सा मार्ग है जिसकी वजह से वो वापस आ पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रेमिका के लिए काफी तेजी से वापस आने का सोचते हैं। ये कम बड़ी बात थोड़े है, हैं? कंपैरिजन किससे हो रहा है? सूरज से, सोच सकते हो। हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, ओहो, आहें भरना मतलब कराहना, और रोने से वक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब उसकी प्रेमिका रो रही होती है, जब उसकी प्रेमिका करा रही होती है, तो इन दोनों की वजह से क्या फर्क पड़ता है? तो आपको याद होगा, जब उनकी प्रेमिका रो रही होती है मेरे प्यारे साथियों, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ब्लड जम गया है, और जब वो कड़ा रही होती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके आत्मा से, उनके दिल से, उनके शरीर से आत्मा बाहर जा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
अगला है, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। सर कवि की जो प्रेमिका है वो कवि के लाइफ को किस प्रकार बर्बाद करती है, किस प्रकार बर्बाद करती है बताओ। तो वो रो करके बर्बाद करती है, कड़ा करके बर्बाद करती है, क्योंकि कवि को पता है ना, कवि कहते हैं कि जैसा कि तुम कहते हो कि तुम मेरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जब तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो तुम कराहते क्यों हो? अगर तुम कराहोगे तो मुझे तकलीफ होगा कि नहीं होगा, तो तुम कराहो मत। इसी तरीके से वो जीवन को बर्बाद करती है। मैंने आपके सामने आंसर लिखा, ही वेस्टेज द स्पीकर्स लाइफ बाय साइंग एंड वीपिंग। अच्छा, यानी वह बिना आवश्यकता के आहें भरना और रोने से वक्ता का जीवन बर्बाद कर देती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, विदाउट नेसेसिटी, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। मैंने लिखा, सी वेस्टेज द स्पीकर्स लाइफ, वो कवि के जिंदगी को बर्बाद करती है बाय साइंग, कराह करके, एंड वीपिंग, रो करके, विदाउट नेसेसिटी, बिना किसी आवश्यकता के। कोई जरूरत नहीं है रोने का, आहें भरने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रोना है, उसको कराहना है, इसी वजह से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। हिज बिलव्ड इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज बॉडी। सर उसकी जो प्रेमिका है वो उसके बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। एंड बाय वेस्टिंग हर लाइफ शी वेस्टेज द स्पीकर्स लाइफ। ओहो, और वह अपना जीवन बर्बाद करके वक्ता के जीवन को बर्बाद करती है। एकदम सही बात है मेरे प्यारे साथियों, जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करोगे ना, तो सामने वाले को अगर तकलीफ होगा तो आपको भी तकलीफ होगा। तो जब ये रो करके अपना लाइफ बर्बाद कर रही है, तो अगर ये रोएगी तो उसको तकलीफ होगा ही होगा, क्योंकि मोहब्बत सच्ची है, मोहब्बत सच्ची है। कहते हैं कि खुदा करे कोई किसी पर फिदा ना हो, अगर फिदा हो तो कयामत तक जुदा ना हो। ये माना कि मर नहीं जाता कोई जुदाई में, ये माना कि मर नहीं जाता कोई जुदाई में, लेकिन जी भी कहाँ पाता है तन्हाई में। यही बात है मेरे भाई। यहाँ पे शायरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वाह वाह करो। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। अच्छा, प्रेमिका किस तरह संयुक्त रहते हैं, दोनों किस तरह यूनाइट रहते हैं मेरे भाई। तो मैंने आपके सामने आंसर लिखा, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि दोज हु लव ईच अदर, जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, नेवर सेपरेटेड, कभी भी अलग नहीं किए जाते, एंड बाय कंटिन्यू लव, और लगातार एक दूसरे से प्यार करते हैं, मरते दम तक प्यार करते हैं, दे विल रिमेन यूनाइटेड, और इस प्रकार वो एक दूसरे से हमेशा संयुक्त रहते हैं, जुड़े हुए रह सकते हैं। कवि के कहने का मतलब क्या हुआ पता है? कवि कहते हैं कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं कभी जुदा नहीं हो सकते, और मरने तक लगातार प्यार करके वे एकजुट रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो हमेशा प्यार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना कि किसी से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, लेकिन मोहब्बत से जलने वाले लोगों ने, कहते एगो सुने हो ना, एक ऐसा सुने होगे कि रोज वो गोबर फेंकने आया करती थी, लेकिन मोहब्बत के दीवानों ने गाय ही बेच डाली। ऐसा सुने हैं ना कुछ भी? तो वही बात है मेरे भाई। ठीक है, आइए आगे। व्हाई इज मेंस पावर फीबल, इंसान की शक्तियां कमजोर क्यों हैं? क्यों है कमजोर? इंसान की शक्तियां इसलिए कमजोर है कि जब उसकी जिंदगी में कोई शख्स पलाता है तो उसमें एक घंटा भी नहीं जोड़ पाता, और ना ही बीते हुए लम्हे को वापस ला पाता। तो इसके अंदर क्या ताकत बची है यार? और जब बुरा सा पालाता है तो उसके सामने घुटने टेक देता है, तो कमजोरी ही तो है। तो बोला गया है मैंस पावर इज फीबल, इंसान की शक्तियां कमजोर है, बिकॉज ही नाइदर इंक्रीजेस हिज हैप्पी मोमेंट, ना तो वो खुशी वाले पल को बढ़ा सकता है, और फिनिशेस हिज सॉरो, और ना ही दुख वाले समय को फिनिश कर सकता है, खत्म कर सकता है। दोनों में से किसी भी तरह का कैपेसिटी इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए उसकी कमजोर है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, इस पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में हम लोगों ने किन किन चीजों के बारे में स्टडी किया, जैसा हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नजर यहां पे डालना। चलिए मेरे भाई, क्लियर है? तो अब हम लोग बात करते हैं कि सर आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो नजर यहां पे डालो। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि हमने बात किया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाले चैप्टर को लेकर के, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाले चैप्टर को लेकर के बात किया। अगर आपको याद होगा तो मेरे प्यारे साथियों, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर मैंने डिस्कस किया था। पहला पॉइंट हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जॉन के बारे में जाना। किसके बारे में? नो अबाउट जॉन के बारे में हम लोग जाने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। जॉन के बारे में हम लोग जाने हैं मेरे भाई। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हम लोगों ने किया मेरे बच्चे। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कशन किए हैं।
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कशन किए हैं। और लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दोगे, ताकि अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते हो ना तो मुझे लगता है ना कमेंट सेक्शन में मैं सारे के सारे बच्चे का कमेंट रीड करता हूं मेरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है। और मैं देखता हूं कि नहीं, बच्चे रियल में मेहनत करते हैं, बच्चे हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती है, सबसे गर्व की बात होती है कि कम से कम बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई तो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे ये बताइएगा कि सर कितने साल के एज में, कितने साल के एज में कितने साल के एज में मेरे भाई उन्होंने एंग्लिकन चर्च में ज्वाइन किया था? एंग्लिकन चर्च का ऑर्डिनेशन वो कितने, एंग्लिकन चर्च का, एंग्लिकन चर्च जो था मेरे प्यारे साथियों, इसका ऑर्डिनेशन कितने साल की एज में वो लिए थे, एक्सेप्ट किए थे? जल्दी से बताना। देखता हूं मेरे प्यारे बच्चों की किस बच्चे का आंसर आएगा। ऑप्शन आपके सामने है 43, ऑप्शन आपके सामने है 42, ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई 45, और ऑप्शन आपके सामने है 46। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा सही सही देता है मेरे प्यारे बच्चों, और सारे के सारे बच्चे का मैं कमेंट में देखूंगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है मेरे भाई, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को किए हो, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। और आपको याद है अभी तक हम लोग प्रोज को भी कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, और पोएट्री सेक्शन को भी कवर कर रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और आपके पंकज सर किस एनर्जी के साथ आपको पढ़ाए हैं, किस डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाया है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे बच्चे, ताकि मुझे पता चले हाँ आप सब लोग मेरे साथ अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए हाजिर हो चुके हो, तैयार हो चुके हो। ठीक है, बस यही बात फिर से जाते जाते बोलना चाहेंगे कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, अभी तेरा वक्त आया है पड़ोसी, हमारा दौर आएगा। बस जिसने कहा था तेरे से नहीं हो पाएगा, उसे भी करके दिखाना है, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करे, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कितना भी ज्यादा मेहनत क्यों ना करना पड़े। एक बात अच्छे तरीके से बोलेंगे बच्चों कि आपको कभी परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, उदास और निराश नहीं होना है, क्योंकि आप जिसके साथ जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो आपको उस मंजिल तक लेकर के जाएगा मेरे बच्चे जो आप सोच करके रखे हो। बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना, हाँ एकदम मुस्कुराते हुए। यार क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा और आप मुस्कुरा रहे हो साहब, मुस्कुरा रहे हो, अच्छे तरीके से मुस्कुरा रहे हो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। प्रिंसिपल उधर देख रहे हैं कि भैया ये मुस्कुरा कह रहा है, फिर भी आप एकदम राजा की तरह हाथ को ऐसे रख करके मुस्कुरा रहे हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो बच्चों। साहब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप पंकज सर के साथ अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। कैसी लगी है क्लास कमेंट करके बताना, इंतजार करेंगे। ठीक है, बाय।